नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैथ की पहली क्लास आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें मैं आपको मैथ की, आपने थंबनेल पर जैसा देखा होगा कि थंबनेल पर मैंने लिख के दिया कि सिखाने की गारंटी मेरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर बंदे हो, बिल्कुल नए बंदे हो यदि, तो सिखाने की गारंटी मेरी है। पहले मेरा जो दिमाग था वो मैं चाहता था कि मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर कराऊं। सही बता रहा मैं, रियलिटी मैं सोचा था कि मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लोग बिल्कुल नए होंगे उनको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और यदि आप लोग सीखना चाहते हो तो फिर मैंने टॉपिक से पढ़ाने की कोशिश करी। ये मेरे चैनल पर मेरी मैथ की पहली क्लास है। अब मैं आपको बढ़िया टॉपिक से कंटेंट पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप जुड़ जाओगे तो गारंटी से आप मैथ सीख जाओगे। विश्वास करो, आपको मेरी पूरी भाषा समझ में आने वाली है। मैं शॉर्ट ट्रैक का बहुत कम यूज करता भाई, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता कि वो कॉन्सेप्ट बताता जिससे आपका कभी प्रश्न पर गलत नहीं होगा। शॉर्ट ट्रैक कभी कभी फेल हो जाती, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहता वो कभी भी फेल नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं संख्या पद्धति की। ये पहली क्लास है तो थोड़ी नॉर्मल क्लास रहेगी। जैसी भी रहे आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं डे बाय डे सुधार करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आपसे बात करें। सबसे पहले मैं बात करूँ, आपसे पूछे संख्या पद्धति की पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप प्राकृतिक संख्या है। आप बिल्कुल नए बंदे हो, बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती। आपसे पूछे प्राकृतिक संख्याएं, क्या पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं। देखिए आपसे पूछे प्राकृतिक संख्याएं, तो ध्यान रखना अपनी भाषा में मैं आपको बताऊं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याएं जिनकी खोज नहीं हुई, जो संख्याएं अपन को प्रकृति से प्राप्त हुई। ऐसा मान लो कि जो संख्या अपन को प्रकृति से प्राप्त हुई। अब कभी आपने सुना कि एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट अनंत तक, मतलब इनकी खोज हुई है? कभी कभी भी इनकी खोज नहीं हुई। मतलब सीधी बात 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट जो अनंत तक रहती, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती? सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। ध्यान रखना, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? भाई 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 की खोज हुई है। ये बोला ना मैंने अभी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती? जिनकी खोज नहीं हुई है, और 0 की तो खोज हुई है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी संख्या है वो सभी प्राकृतिक संख्या है। ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं की, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि मैं आपसे बात करूं भाई पूर्ण संख्याओं की, किसकी बात करूं? पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या, तो ध्यान रखना पूर्ण संख्या में होल नंबर कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। ध्यान रखना, तो सिर्फ इसमें 0 और जुड़ जाएगा, बाकी की सभी यही हो जाएगी। ध्यान रखना 0 आ जाता है पूर्ण संख्याओं में। क्या आ जाता? 0 आ जाता पूर्ण संख्याओं में। अब यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? यस या नो? आप मुझे खुद बताइए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं भाई, क्योंकि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, तो ये सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती वो पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है। लेकिन जो 1 2 3 4 है जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो ये पूर्ण संख्याओं में तो हो जाती हैं। ध्यान रखना, तो सीधी भाषा में मैं आपसे कहूँ, मैं आपको गुमराह करने की बात ना कहूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ध्यान रखना, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं नोट करके। ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, आपसे पूछे पूर्ण संख्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता? बात करें पूर्णांक की बात करूं तो ध्यान रखना, जो भी सभी संख्याएं, कैसी? सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ध्यान रखना, क्या कहलाती? सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। भाई आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट आपको बाद में काम आएगी, तो अभी आप नोट करते चले। ध्यान रखना, ये पहली क्लास है, गारंटी ले रहा मैं, आपको समझ में आएगा। पूर्णांक क्या होता? तो सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ध्यान रखना, पूर्णांक कितने प्रकार का होता? तो पूर्णांक 2 प्रकार का होता। एक तो धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक
मतलब 1, 2, 3 जो संख्याएं पॉजिटिव फॉर्म में लिखी, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जो संख्या -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिट और डॉट 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 इन्फिनिट मतलब अनंत। इसका अर्थ होता है अनंत। जो लोग बिल्कुल नए हैं भाई मैं उसके लिए आया हूँ, और जो सीखना चाहता है भाई मैं सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए आया हूँ। वैसे तो आप लोग अच्छी अच्छी जगह पढ़ रहे होंगे, लेकिन जिसको मेरी भाषा समझ में आए वो जरूर आराम से पढ़ सकता। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। आगे बात करें तो फिर जीरो किस में आता भाई? ये तो ना तो धनात्मक में आता ना ऋणात्मक में आता। तो जीरो की आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो जीरो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर जीरो किस में जाता? ध्यान रखना, जीरो एक उदासीन है। क्या है? जीरो एक उदासीन है। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे आपसे पूछ ले मैं आपको भी एक बार रिवीजन और कराऊंगा। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती? क्या पूछ ले आपसे कि सम संख्याएं। तो सम संख्या में आप लिख सकते वे संख्याएं, क्या लिख सकते? वे संख्याएं जिसमें पूर्णतः 2 से भाग चला जाए। वे संख्याएं जिसमें पूर्णतः 2 से भाग चला जाए, या सीधी सीधी अपनी भाषा में कहूँ कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती। वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती। जिनमें पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाए जो संख्याएं, वो सम संख्या कहलाती। यदि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिखा 12, 14, 16, तो देखो ये पूरी कट रही, कुछ शेष तो नहीं बच रहा है इनमें। 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 7 बार में, 2 से काटा 8 बार में, कुछ शेष बचा? कुछ भी शेष नहीं बचा। मतलब जो सम संख्या है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 17 और 2 से भाग दे दूँ, 2 8 16, एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये फिर सम संख्या नहीं है। ध्यान रखना, ये फिर एक विषम संख्या है। ठीक है, वही मैं विषम संख्या की बात कर लूँ आपसे यहाँ से। विषम संख्या कौन सी होती? तो विषम संख्याएं वे संख्याएं, इसी परिभाषा को आप नोट कर सकते कि वे संख्याएं, नोट भी कर सकते आप ऐसे कि वे संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता हो। वे संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता हो, वे सभी विषम संख्या कहलाती। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया देखिए, मतलब विषम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने 17 लिखी थी, और भी ले लो 19 ले लो, तो 19 में अपन 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, एक शेष बचा। मतलब वे संख्याएं जिसमें 2 से जो पूर्णतः ना कटे वो विषम संख्या कहलाती। अभी तक कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ थी जो आपको समझ में आई होगी। सिर्फ एक चैप्टर का आधार बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए ये चीज़ मैंने बताई थी। यदि मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न करा देता तो आप कहते थे कि कैसा मास्टर है कि मतलब सीधे प्रश्न लग गया कराने के लिए। ठीक है, वही वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, कॉमन सी चीज़ थी। चलिए अब आगे और सीखते हैं, अपन आगे और बात करते हैं। आगे पूछ ले तुमसे, अब आगे तुमसे पूछे भाज्य संख्या। क्या पूछे? भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या कौन सी होती? भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य पहाड़े से भी कट जाए, या किसी अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाए, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती।
मतलब वो स्वयं से तो मतलब भाई कौन सी संख्या नहीं है जो स्वयं से विभाज्य ना हो। हर संख्या अपने आप में स्वयं से विभाज्य हो जाती है भाई। ये मान लो मैंने 100 लिखा तो 100 100 से कट जाएगा। ये मैंने 19 लिखा 19 19 से कट जाएगा। तो हर संख्या अपने आप में 100 स्वयं से कट जाती, समझ रहे। तो हर संख्या अपने आप में स्वयं से कट जाती, लेकिन भाज्य संख्या वे होती ऐसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर, ऐसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिखूं यहाँ पर 12, तो 12 12 से तो कट ही जाएगा, लेकिन 12 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। देखिए 1 से 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12। तो मतलब 12 एक भाज्य संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें अभाज्य संख्या पर कौन सी होती। अभाज्य संख्या तुमसे पूछ ले, अभाज्य संख्या ध्यान रखना, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है, इसमें लिख सकते ऐसी संख्या है जो स्वयं या एक से विभाज्य हो, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या फिर एक से विभाज्य हो वह अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर 13। अब बताइए 13 किससे कटेगा, या तो 13 में 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से ही डिवाइड होगा, वरना जो 13 है वो किसी भी संख्या से और नहीं कट सकता। 19 ले लो, या तो 19 में 1 से डिवाइड होगा या फिर 19 से डिवाइड होगा। 17 भी एक अभाज्य संख्या, 1 या 17 से, इसी प्रकार। तो ये सभी अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं या तो जो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से विभाज्य हो जाएंगी, मतलब, ठीक है, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे, एक सीधा सीधा पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है आपकी, ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछे एक पॉइंट और, तुमसे पूछे जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या पूछे, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती। यदि जुड़वा अभाज्य संख्या पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना ऐसी अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याओं में तुम लिख सकते ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में लगातार, अपनी परिभाषा लिख सकते हैं, जिनके बीच में लगातार 2 का अंतर हो। कैसा, यदि आपको परिभाषा में समझ में नहीं आया हो तो उदाहरण में समझ में आ जाएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, कौन सी होती, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, वो अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में लगातार 2 का अंतर हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तुमसे पूछे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3, 5 और 7। देखो 3 भी एक अभाज्य, 5 भी एक अभाज्य और 7 भी एक अभाज्य है, क्योंकि ना तो 7 किसी और के पहाड़े से कटता, 7 या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो 5 है या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, जैसे 3 है। यही मैंने अभाज्य संख्या में आपको बताया है। इनके बीच में देखो 2 का अंतर है कि नहीं है, जिनके बीच में लगातार 2 का अंतर हो वो कहलाती जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखना। और उदाहरण लिखूं जैसे कि 11 और 13, 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, और इनके बीच में लगातार किसका अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये कहलाएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। अब तुम कहोगे क्या भैया ये 14 या कोई मान लो संख्या और ले लो, वो वैसे संख्या मिलेंगी नहीं, हाँ 15 और 17 के जे भी जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो जे जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जो 15 है जे एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 3 से भी कटता और 15 5 से भी कटता,
ध्यान रखना। तो 15 एक भाज्य संख्या है, अंतर 2 जरूर है लेकिन 15 एक भाज्य संख्या है। और जुड़वा अभाज्य में क्या चाहिए अपन को? जुड़वा अभाज्य में चाहिए हमेशा अभाज्य संख्या, ध्यान रखना। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में लगातार 2 का अंतर हो। शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे मैंने आपको बता दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यदि तुमसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले, इसको भी नोट कर लो आप। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो वो 4 है, ध्यान रखना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक बार और लिख दे रहा मैं आपके सामने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दोनों ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें। तुमसे पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जी लिख लो। कभी कभी सीधे सीधे पूछा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो 11 है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुमसे पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो 97 होगी। ठीक है, इसके बाद जो संख्या बनेंगी अभाज्य वो 3 अंक की बन जाएंगी। इनको भी सीधे सीधे याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ठीक है, आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे से अभाज्य संख्या कौन सी होती? कौन सी? से अभाज्य संख्याएं कौन सी होती? इनको भी सीख लीजिए भाई, लगे हाथ बिल्कुल। से अभाज्य संख्याएं, इसमें सीधी सीधी परिभाषा लिख लो कि ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन नहीं आता है। क्या नहीं आता? जिनमें कॉमन नहीं आता है। ये तो हो गई अपनी परिभाषा। अगर मैं तुमसे किताबी परिभाषा की बात करूं तो लिख लो ऐसी संख्याएं जिनका मासा, जिनका HCF 1 आता हो। दोनों परिभाषाएं अपनी लिए इम्पोर्टेंट है। से अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन नहीं आता, मतलब ध्यान रखना। और ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता हो। ठीक है, जैसे कि मान लो से अभाज्य संख्याओं के लिए एक मैं उदाहरण लिखूंगा आपके सामने, 3 और 8। अब बताइए, आप 3 और 8 का मासा निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 3 और 8 में कॉमन लेके देख लो क्या मिल रहा? कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता। जैसे कि मैं एक संख्या और लिखूंगा आपके सामने, 5 और 7, तो 5 और 7 का मासा भी 1 आएगा और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। एक और मैं आपके सामने लिखूं, 3 और 12। अब बताओ ये क्या एक से अभाज्य संख्या है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे अपन 3 कॉमन ले सकते। 3 अपन कॉमन ले लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12। अपन ने 3 कॉमन ले लिए तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12। तो ये एक से अभाज्य संख्या फिर आपकी नहीं है, ध्यान रखना। यदि आप इसका मासा भी करोगे तो 3 से जो 12 कट जाएगा तो इसका मासा कितना आएगा? 3 आएगा, ध्यान रखना। और अपन ने परिभाषा लिखी कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता हो या जिनमें कॉमन नहीं आता हो। तो इस संख्या में कॉमन भी आ रहा और इसका HCF 1 भी नहीं आ रहा, ध्यान रखना। तो ये अपनी से अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जैसे 3 और 8, 5 और 7, एक और मैं आपके सामने लिख दूं 9 और 17, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती? से अभाज्य संख्याएं कहलाती, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें। आगे तुमसे पूछ ले, इसको रब कर लेते पहले। देखिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे परिमेय संख्या। क्या पूछ ले? परिमेय संख्या।
अब तुमसे पूछे कि परिमेय संख्या कौन सी होती, तो परिमेय संख्या के लिए मैं आपको 3 कंडीशन बता रहा। परिमेय संख्या वो होती जो P अपन Q के फॉर्मेट में लिखी हो। दूसरी कंडीशन ये है कि P डज नॉट जीरो, मतलब जो P है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो P है वो हमेशा P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ध्यान रखना, पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक में चाहे फिर वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका कि पूर्णांक हमेशा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये 3 कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही तो वो आपकी परिमेय संख्या है, और यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो आपकी परिमेय संख्या फिर नहीं है। ध्यान रखना, एक तो P अपन Q के फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए, दूसरी P बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और तीसरी P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखूं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आएगा, मैंने संख्या लिखी 4/7, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई P और ये वैल्यू हो गई Q। देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो P अपन Q के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हाँ भाई 4/7 P अपन Q के फॉर्मेट में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है जो P है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो P जीरो के बराबर नहीं है, P की वैल्यू तो 4 है। तो ये बराबर का मतलब ये है कि P की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। तो P की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये भी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई है। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। हाँ, तो दोनों पूर्णांक हैं, तो फिर 4/7 एक परिमेय संख्या है। 4/7 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण लिखूं मैं आपके सामने, यदि मैं अकेले लिख दूं 5, तो बताओ 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ भाई, एक परिमेय संख्या है जी। कैसी परिमेय संख्या है? देखो किसी भी संख्या के नीचे अपन 1 मान लेते, हाँ मान लेते, मतलब ये 5/1 हो गई। पहली कंडीशन P अपन Q के फॉर्मेट में बन गई, बिल्कुल बन गई। दूसरी कंडीशन थी P बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है P बराबर जीरो, क्योंकि P बराबर तो 5 है, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई अपनी। तीसरी चीज P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। हाँ, P और Q दोनों पूर्णांक है, ठीक है। तो ये भी अपनी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मैं बात करूं, यदि तुमसे पूछ ले, एक क्वेश्चन और लिख रहा मैं आपके सामने, √36/√49, बताओ ये एक परिमेय संख्या है? तुम कहोगे भैया ये परिमेय संख्या नहीं है, इस पे तो रूट आ गया। लेकिन एक बात खुद समझो कि 36 है किसका स्क्वायर होता? 6 का। और जो 49 है वो किसका स्क्वायर होता? 7 का। ध्यान रखना, जब ये बाहर निकल गए तो रूट हट गया, तो फिर ये परिमेय संख्या बन गई कि नहीं बन गई? क्यों बन गई? क्योंकि देखो P अपन Q के फॉर्मेट में हाँ है, P जीरो के बराबर नहीं है, ये बात भी सही है। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो P और Q दोनों पूर्णांक है, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। आगे बात करूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा, ध्यान रखना, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करना। 64/82, बताओ ये एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे तो अभी जब ये परिमेय संख्या थी तो ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन भाई ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दोनों का स्कोर बन रहा था, तब अपन ने बाहर निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे 64 है, ये तो 8 का स्कोर होता है तो बाहर निकल आया। लेकिन 82 किसका स्कोर होता? 82 किसी का भी स्कोर नहीं होता। ध्यान रखना, जब 82 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे जी कैसे अपरिमेय संख्या है? P अपन Q के फॉर्मेट में लिखी, हाँ ठीक है, P जीरो के बराबर नहीं है, ये बात भी ठीक है कि P जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन जो Q है वो तो पूर्णांक नहीं है। P तो पूर्णांक है लेकिन Q तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 सीधी सीधी संख्या बताई थी, लेकिन ये रूट के अंदर है। तो ध्यान रखना, जो संख्या जो Q है वो एक पूर्णांक नहीं है, और जब वो पूर्णांक नहीं है तो फिर वो एक कैसी संख्या है? एक वो अपरिमेय संख्या है। आप दोनों बात समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या कौन सी होती और अपरिमेय संख्या कौन सी होती। एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा, आप बताना 1/3, 5/6, 8/11 और 0/15 निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये सभी
परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये P अपन Q के फॉर्मेट में है, P बराबर किसी में 0 नहीं है और P और Q इन तीनों में पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये P अपन Q के फॉर्मेट में है लेकिन P बराबर 0 आ गया, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? एक ये अपरिमेय संख्या हो गई। ध्यान रखना, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा। बाकी क्या, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली क्लास थी, मैं अभी और सुधार करने की कोशिश करूँगा। गारंटी है यदि आप बिल्कुल फ्रेशर लड़के हो तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। इसको नोट कर ले, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट थे, लगभग हर किसी को आते हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं वो आराम से पढ़ सकते। गारंटी लेता, चाहे SSC GD हो, चाहे आने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इससे ज़्यादा कोई कंटेंट है नहीं। पर जो कुछ बनता है वो इसी से बनता रहता है। ध्यान रखना। तो पहले आप अपना आधार बना लो, एक बार मेरे साथ बेस बना लो, गारंटी है आप मैथ में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।